दोस्तों आज इस वीडियो में हम इन्फोसिस और विप्रो को साथ में डिस्कस करने वाले। इन्फोसिस से बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है। इन्फोसिस बायबैक लेकर आए, क्या इस बायबैक के बाद इन्फोसिस में बहुत बड़ी तेजी आ सकती है? तो यहाँ पे इसके सीईओ की तरफ से बहुत बड़ा बयान दिया गया, उसको जानेंगे। मून लाइटिंग के ऊपर उनका क्या कहना है उसको भी समझेंगे, और क्या इन्फोसिस में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक करेक्ट भी हो चुका है, लेकिन इस बार रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। इस रिजल्ट के बाद क्या पे इन्फोसिस में तेजी आ सकती है? आईटी सेक्टर पिछले एक साल से काफ़ी ज़्यादा दबाव में था, क्या आने वाले समय में आईटी सेक्टर में कुछ पॉजिटिव संभावना बन सकती है? दूसरी तरफ विप्रो लिमिटेड की बात करें तो विप्रो ने अपना Q2 का रिजल्ट डिक्लेयर किया है। रिजल्ट काफ़ी लोग कह रहे हैं कि अच्छा नहीं है, लेकिन अगर उसको अच्छे से समझे तो इतनी खराब बात नहीं है। आप समझ सकते हो कि Q1 से Q2 काफ़ी अच्छा है। तो क्या ऐसे में इस गिरावट का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर चुका है। जिस तरह से माहौल बनाया गया था उसके बाद में गिरावट हुई है। अब यहाँ पे विप्रो से भी बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिनको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ टारगेट निकल के आ रहे हैं, उनको भी जानेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे मार्केट के लिए बहुत बुरी खबर निकल कर आई है, क्योंकि फ्राइडे को हमारे बाजार में हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी। पिछले कई दिनों के बाद अच्छी खासी तेजी भी देखी, लेकिन उसके बाद में जब इंटरनेशनल मार्केट क्लोज हुए तो वो बहुत सारी गिरावट के साथ में क्लोज हुए। तो क्या उसका इफेक्ट हमारे बाजार में देखने को मिलेगा? अगर हम डाउ जोन्स की बात करें तो 29,634 के स्तर पर क्लोजिंग थी, 1.34% की गिरावट हुई। S&P 500 इंडेक्स की बात करें तो 3,583 के स्तर पे 2.37% की गिरावट हुई। नेस्डेक कंपोजिट की बात करें तो 10,321 के स्तर पे 3.08% की बड़ी गिरावट हुई। रजल 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1,682 के स्तर पे 2.66% की बड़ी गिरावट हुई। तो आप देख सकते हो कि सभी के सभी बाजार में ज़बरदस्त गिरावट है, और इसका इफेक्ट हमारे बाजार में भी देखने को मिल सकता है कल के दिन में। कल गिरावट से के साथ शुरुआत हो सकती है, और वैसे अगर आप देखें तो आईटी सेक्टर तो काफ़ी ज़्यादा पिट चुका है। अब यहाँ पे और गिरावट की क्या संभावना होगी? आने वाले समय में आईटी सेक्टर में ज़रूर तेज़ी बनेगी। विप्रो की बात करें तो 377 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे हमने 0.34% की गिरावट देखी। अब गिरावट कम है, इसके पीछे वजह कि काफ़ी ऑलरेडी गिरावट हो चुके, स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 376 इसका 52 वीक का लो है, 739 52 वीक का हाई है, और फिलहाल स्टॉक 377 के आसपास है। लगभग ऊपर के लेवल से आधी कीमत हो चुकी है। ICICI सिक्योरिटीज़ की देखें तो उन्होंने इसके कॉल को रिड्यूस किया है, और उन्होंने जो इसकी टारगेट प्राइस रखी है वो 372 की रखी गई है। और वैसे अगर आप देखें तो ये तो ऑलरेडी इस प्राइस के आसपास से स्टॉक आ चुका है, यानी 376 का इसने लो भी बनाया फ्राइडे के दिन। तो आप समझ सकते हो कि ये टारगेट ऑलरेडी आ चुका। अब यहाँ पे और गिरावट की संभावना, इस टारगेट में जो एक बार अगर टच कर भी लेगा तो आपको ये एक्चुअल में खरीदारी का मौका, यहाँ से तेजी आने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है। अब यहाँ पे विप्रो को लेकर जियोजित फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से आनंद जेम्स ने बहुत बड़ा बयान दिया है। आनंद जेम्स का कहना है कि विप्रो में बड़ी तेजी की शुरुआत होने के पहले एक दौर कंसोलिडेशन का भी आ सकता है, यानी कुछ स्टॉक कंसोलिडेट होगा, उसके बाद में ही फिर से तेजी की संभावना बनेगी। उनका कहना है कि स्टॉक ऑलरेडी ऊपर के हाई प्राइस से आधी कीमत में आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। अब यहाँ से सिग्नल पॉजिटिव बनने शुरू हो सकते हैं। ऑलरेडी आप देख सकते हो कि जो गिरावट होनी थी वो काफ़ी हो चुकी है, ऊपर से लगभग 68% की इसमें गिरावट हो चुकी है। वैसे उनकी राय कि इस समय आपको डिप में खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पे अगर हम विप्रो की परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी निराशाजनक रही है पिछले एक साल में। 5 ईयर के हिसाब से जरूर इसने 72% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 3 ईयर के हिसाब से भी हमें 54.98% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से 46.73% डाउन है। 3 मंथ के हिसाब से 6.02% ऑलरेडी स्टॉक गिर चुका है। 1 मंथ के हिसाब से 9.37% की बड़ी गिरावट हुई है, और यहाँ पे 1 डे के हिसाब से 0.47% की गिरावट है। कुल मिला के काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे और गिरावट की संभावना कम है। वैसे अगर इसके रिजल्ट को हम डिस्कस करें तो उतना खराब नहीं है जितना कहा जा रहा है। मेरे हिसाब से तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आप देख सकते हो रेवेन्यू हर क्वार्टर में आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये ग्राफ काफ़ी कुछ कह रहा है। आप देख सकते हो सितंबर 2021 में इनका रेवेन्यू 19,667 करोड़ रुपये का था, जो दिसंबर 2021 में बढ़ के 20,314 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, और मार्च 2022 में ये 20,860 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। जून 2022 में इनका रेवेन्यू 21,529 करोड़ रुपये तक पहुंचा, और सितंबर 2022 में ये इस बार यानी Q2 में ये रेवेन्यू 22,540 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो लगातार हर क्वार्टर में आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब कारोबार तेजी से बढ़ रहा है, इसमें कोई कमी नहीं है। ये जरूर है कि इनके प्रॉफिट में कुछ कमी रही है। आप देख सकते हो सितंबर 2021 में 2,931 करोड़ का इनका प्रॉफिट था, दिसंबर 2021 में ये बढ़ के 2,969 करोड़ तक पहुंच गया, और मार्च 2022 में इनका प्रॉफिट 3,087 करोड़ तक पहुंच गया। तो लगातार 3 क्वार्टर में प्रॉफिट जरूर बढ़ा, लेकिन जून क्वार्टर में आप देख सकते हो Q1 में प्रॉफिट में गिरावट हुई,
और इनको प्रॉफिट हुआ 2564 रुपीज़ का। तो प्रॉफिट में कमी आई, लेकिन इस बार सितंबर में प्रॉफिट पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यानी 2659 रुपीज़ का प्रॉफिट मिला है। तो आप देख सकते हो क्वार्टर 1 से क्वार्टर 2 बेहतर है, यानी रिवेन्यू तो बढ़ा ही है, साथ में प्रॉफिट भी बढ़ा है। तो कैसे इस रिजल्ट को हम खराब कहेंगे? और जब क्वार्टर 2 के टाइम में प्राइस जो है इस समय ये क्वार्टर 1 से भी नीचे, इसलिए आप देख सकते हो इसमें गिरावट की संभावना बहुत कम है। और लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर इसमें निवेश कीजिए, ये स्टॉक आने वाले समय आपको डेफिनेटली मालामाल करेगा और जल्दी ही कंपनी बोनस भी दे सकती है और साथ में डिविडेंड की तो संभावना बनी रही है। तो कुल मिला के निवेश किया जा सकता है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से गिरावट होती है तो 373 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटेगा तो 369 तक भी स्टॉक जा सकता है और नीचे गया तो फिर 361 तक जा सकता है। अगर बाजार में बड़ी गिरावट का दौर है तो ऐसा हो सकता है, वरना इतनी गिरावट की संभावना फिलहाल नहीं है। पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 384 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 391 की प्राइस देखने को मिलेगी। स्टॉक और ऊपर गया तो फिर 395 तक भी जा सकता है, यानी 400 के आसपास जा सकता है। तो निवेश कर सकते हैं, स्टॉक काफ़ी अच्छा है। अब हम चलते हैं इन्फोसिस की तरफ। 1477 के ऊपर क्लोजिंग थी, यानी 4.02% की ज़बरदस्त तेजी हमने देखी और रिजल्ट तो अच्छा है। साथ में कंपनी ने जो बाईबैक का अनाउंसमेंट किया उससे 4 चांद लग गए स्टॉक के अंदर। इसकी परफॉर्मेंस देखो 1355 इसका 52 वीक का लो है और 1953 इसका 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 1474 के आसपास है, काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है, क्या इस बाईबैक की वजह से एक शानदार रैली आ सकती है इन्फोसिस के शेयर में? तो आप देख सकते हो इन्फोसिस का ये चौथा बाईबैक है। इससे पहले भी इन्होंने 2 बाईबैक लाए थे, जिसमें उन्होंने आप देख सकते हो ओपन ऑफर के माध्यम से बाईबैक लाए थे और 2 उन्होंने जो ऑफर, वो एक जो लाया था वो टेंडर के रूट से लाया था। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी वजह से एक अट्रैक्शन तो पैदा होता है और लोगों को भी लगता है कि कंपनी बाईबैक इसीलिए कर रही है क्योंकि उनको इसकी जो वैल्यू काफ़ी कम लग रही है, इसीलिए वो शेयर वापस लेना चाहते हैं। तो ऐसे में एक पॉजिटिव रुझान बनता है और इस वजह से स्टॉक की प्राइस बढ़ने लगती है। यहाँ पे देख सकते हो बीएनबी परिबास की तरफ से कहा गया इन्फोसिस ने क्वार्टर 2 का रिजल्ट काफ़ी अच्छा दिया, नंबर साफ काफ़ी अच्छे। इसके बाद में जो बाईबैक का जो ऑफर रखा गया है, इसकी वजह से भी एक अट्रैक्शन पैदा हुआ, तो आने वाले समय इसकी प्राइस बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। CLSA की तरफ से जो इसका टारगेट रखा गया है वो 1800 रुपीज़ का टारगेट है, यानी 1800 के आसपास स्टॉक जा सकता है। तो उनका जो कहना है कि काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है स्टॉक और इस समय निवेश किया जा सकता है। कुल मिला के आप इन्फोसिस में खरीदारी कर सकते हैं। इन्फोसिस में करेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। सबसे बड़ी बात है कि बाईबैक की ऑफर की वजह से स्टॉक में बहुत सारा अट्रैक्शन पैदा हो गया और इस वजह से लोग यहाँ पे खरीदारी भी करना पसंद करें, तो आपको भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब हम इसके अगर क्वार्टर 2 के रिजल्ट को देखें तो रेवेन्यू इनका 455.5 करोड़ रुपीज़ निकल कर आया, जहाँ पे 13.93% की हमें ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली है। नेट इनकम 74.8 करोड़ रुपीज़ रही है, जहाँ पे 2.05% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड EPS इनका 0.18 रहा, जहाँ पे 5.88% की ईयर ऑन बेसिस पर बढ़त देखने को मिली। लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 16.42% रहा, जहाँ पे 10.42% की हमें ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर भी आपको कम होता हुआ दिखाई देगा, यानी मार्जिन में दबाव बना हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इस मौके पे यहाँ पे CEO सेल परीख की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया। उनका कहना है कि हमने काफ़ी अच्छा रिजल्ट इस बार क्वार्टर 2 का दिया है और जो रिजल्ट में जो प्रॉफिट रहा इस बार 6020 करोड़ रुपीज़ का रहा है और इसमें जैसे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 11% की जंप देखने को मिल रही है, जबकि जो ब्रोकरेज हाउस का अनुमान था वो 5780 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, उससे भी शानदार रिजल्ट दिया है। तो काफ़ी अच्छी बात निकल के आई है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सेल पारेख का कहना है मूल लाइटिंग होकर रहे हैं और जो भी एम्प्लॉयज इसमें इन्वॉल्व है, ये एक तरह से अच्छी बात नहीं है। कंपनी के प्रति उनकी वफादारी में कुछ कमी दिखाई देती है और एक तरह से जो कंपनी के प्रति वफादार है उनको एक कंपनी में ही काम करना चाहिए। एक कंपनी में काम करते हुए दूसरी कंपनी में उनको नहीं अपनी सेवाएं देनी चाहिए। एक तरह से ये मून लाइटिंग जो है ये अच्छा नहीं है, ये कहना है सेल पारेख का। जब उनसे पूछा गया क्या आप भी अपने एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकालेंगे, तो बोले अब हम पिछले कई समय से कुछ एम्प्लॉयज़ को देख रहे हैं जो ऐसी डबल जॉब कर रहे हैं, लेकिन अभी हम उनको सिर्फ एक तरह से देखें तो एक वार्निंग दे सकते हैं। फिलहाल हम उनको जॉब से तो नहीं निकालेंगे, लेकिन उनको खुद को समझना चाहिए कि अगर वो 2 कंपनी में सेवाएं दे रहे तो ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन फिर भी उनका कहना है कि हम जल्दी ही मून लाइटिंग के लिए कुछ पॉलिसी लाने वाले हैं और उसकी पॉलिसी के तहत उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आने वाले समय में एम्प्लॉयज़ क्या दूसरी कंपनी में काम कर पाएंगे और कर पाएंगे तो किस तरीके से और कितने हद तक कर पाएंगे, उसको इस पॉलिसी के तहत इसमें सब सम्मिलित किया जाएगा। कुल मिला के इसके लिए हम निर्णय लेने वाले आने वाले समय में मून लाइटिंग के लिए। एक तरह से देखें तो मून लाइटिंग का उन्होंने भी विरोध किया है। यहाँ पे इन्फोसिस की बात करें तो कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 75% बाई की कॉल है, 25% सेल की कॉल है, यानी लोगों का अच्छा खासा रुझान स्टॉक की तरफ अभी बना हुआ है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 1463 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 1451 तक स्टॉक जा सकता है और नीचे गया तो फिर 1436 तक भी जा सकता है। पॉजिटिव माहौल बना तो आप देख सकते हो 1489 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है,
इसको पार किया तो 1505 तक प्राइस देखने को मिलेगी और ऊपर गया तो फिर 1516 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल मौका है, खरीदारी करें, बाय बक की वजह से इसकी प्राइस और बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो निवेश को बनाए रखें और लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको इन्फोसिस और विप्रो दोनों में निवेश करना चाहिए। दोनों स्टॉक काफ़ी शानदार है, आने वाले समय दोनों आपको मालामाल कर देंगे। लगातार अच्छा बोनस भी कंपनी देती है, उसका फायदा आपको उठाना चाहिए और अच्छा डिविडेंड भी कंपनियां देती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।